आपका स्वागत है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो घटनाओं, प्रमुख तारीखों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक विस्तृत ब्यौरा देते हैं। हाँ, जो हमें 1757 से लेकर 1947 तक के सफर पर ले जाते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए हम न सिर्फ ये जानें कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझें कि इन घटनाओं का मतलब क्या था और उनका असर कितना गहरा था। बिल्कुल। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। हर घटना के पीछे एक कारण होता है और उसका एक परिणाम। सही बात है। आज हम इसी कहानी के धागों को जोड़ेंगे। कैसे छोटी छोटी चिंगारियां बड़ी आग बनी, कैसे नेतृत्व उभरा और कैसे आखिरकार भारत ने अपनी मंजिल हासिल की। इस पूरी प्रक्रिया का एक विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी। स्रोत हमें 1757 के प्लासी युद्ध की ओर ले जाते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ा मोड़ था, है ना? हाँ, बिल्कुल। प्लासी को अक्सर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया, लेकिन ये जीत सैन्य ताकत से ज्यादा कूटनीति और धोखे का नतीजा थी असल में। अच्छा। इसका असल महत्व ये था कि इसने कंपनी को बंगाल में पैर जमाने का मौका दे दिया। एक तरह से दरवाजा खुल गया। और फिर कुछ ही साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। स्रोतों के अनुसार यहाँ मुकाबला ज्यादा सीधा था और जीत ज्यादा निर्णायक। सही कहा आपने। बक्सर में कंपनी ने 3 बड़ी शक्तियों, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना को हराया। हाँ। इस जीत का सीधा नतीजा ये निकला कि 1765 में शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप दिए। दीवानी अधिकार, ये शब्द बार बार आता है। क्या हम इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं, आम श्रोता के लिए? जरूर। देखिए, दीवानी अधिकार का सीधा मतलब था टैक्स, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार, पैसा वसूलने का हक। अच्छा, इससे पहले कंपनी मुख्य रूप से एक व्यापारिक संस्था थी, ट्रेड करती थी, लेकिन अब वो एक प्रशासक और शासक भी बन गई। उसे अपने खर्चे चलाने और मुनाफा कमाने के लिए पैसा सीधे भारतीय जमीन से मिलने लगा। यहीं से आप कह सकती हैं भारत का आर्थिक शोषण सही मायनों में शुरू हुआ और कंपनी की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। तो ये एक व्यापारिक कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति बनने का निर्णायक कदम था। बिल्कुल, निर्णायक कदम। तो इस तरह कंपनी का शासन स्थापित हुआ, लेकिन जाहिर है ये सब बिना विरोध के तो नहीं हुआ होगा। लगभग 100 साल बाद 1857 में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। हाँ, 1857 का विद्रोह, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला सबसे बड़ा और कह सकते हैं व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। इसकी शुरुआत तो सिपाहियों के असंतोष से हुई, खासकर वो नई राइफल कार्ट्रिज को लेकर जिसमें गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की अफवाह थी। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूस। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक चिंगारी थी। इसके पीछे सालों का गुस्सा जमा था। जमींदारों से उनकी जमीनें छीनना, किसानों पर भारी लगान, भारतीय शासकों के राज्यों का हड़पा जाना और फिर सामाजिक धार्मिक मामलों में अंग्रेजों का दखल। हाँ, कई कारण थे। मंगल पांडे का विद्रोह, फिर मेरठ से सिपाहियों का दिल्ली कूच और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करना, ये सब इसी व्यापक असंतोष का नतीजा था। और ये विद्रोह कई इलाकों में फैला। कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल जैसे कई नेता उभरे। स्रोत बताते हैं कि इसमें समाज के अलग अलग तबके शामिल थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं रहा। कई जगहों पर आम जनता, किसान, दस्तकार, जमींदार भी इसमें शामिल हुए। अच्छा। हालांकि ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला और ना ही इसका कोई केंद्रीय नेतृत्व था, जो शायद इसकी एक कमजोरी रही। अंग्रेजों ने इसे काफी क्रूरता से दबा दिया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा और स्थायी परिणाम हुआ। वो क्या था? 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हाँ। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। मतलब कंपनी गई, सरकार आई। बिल्कुल। इसका मतलब था कि अब भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा
और साथ ही इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में ये बात बैठा दी कि संगठित होकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। इसने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी एक तरह से। और इसी पृष्ठभूमि में शायद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। सही। इसकी स्थापना में पहला अधिवेशन बंबई में, अध्यक्ष WC बैनर्जी। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में इसका नजरिया काफी नरम था। बिल्कुल। कांग्रेस के शुरुआती नेता, जिन्हें नरम दल या मॉडरेट्स कहा जाता था, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग ब्रिटिश शासन के प्रति काफी हद तक वफादार थे। अच्छा। उनका मानना था कि भारत अभी स्वर शासन के लिए तैयार नहीं है। उनकी मांगें भी सीमित थीं, प्रशासन में सुधार, भारतीयों के लिए ज्यादा नौकरियां, विधान परिषदों का विस्तार। उनका तरीका था याचिकाएं देना, ज्ञापन सौंपना, प्रतिनिधि मंडल भेजना। वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। लेकिन ये नजरिया ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही कांग्रेस के भीतर से ही एक ज्यादा उग्र आवाज उठने लगी, गरम दल की। हाँ, बिल्कुल। 20वीं सदी की शुरुआत तक नरम दल की ये जो याचिका और प्रार्थना की नीति थी, उससे मोहभंग होने लगा था। युवा नेताओं का एक वर्ग मानने लगा कि सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, स्वराज यानी स्वशासन हासिल करने के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष? हाँ। इनमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल की तिकड़ी के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल। और तिलक का वो प्रसिद्ध नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इसी भावना का प्रतीक था। गरम दल ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे तरीकों पर जोर दिया। तो जाहिर है इन दो विचारधाराओं का टकराव भी हुआ होगा कांग्रेस के अंदर। निश्चित रूप से। और ये खुलकर सामने आया 1907 के सूरत अधिवेशन में। मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, नरम दल और गरम दल। इसे सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। सूरत स्प्लिट, हाँ। ये विभाजन आंदोलन के लिए एक झटका था। हालांकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में न सिर्फ ये दोनों धड़े फिर एक हुए, बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात हुई। क्या? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सामने एक संयुक्त राजनीतिक मांग रखना। ये एकता भले ही अस्थायी साबित हुई बाद में, लेकिन उस समय इसका बड़ा सांकेतिक महत्व था। 1916 के बाद 1919 का साल भारतीय इतिहास में एक और, कहें तो, काले अध्याय के रूप में दर्ज है। स्रोत 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हैं: रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 वाकई एक निर्णायक मोड़ था। पहले आया रॉलेट एक्ट। इस कानून ने सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में डालने का अधिकार दे दिया। बिना मुकदमा चलाए? हाँ, इसीलिए इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। इसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। इसी विरोध के संदर्भ में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। भयानक था वो। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस नरसंहार ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और ब्रिटिश शासन का क्रूर चेहरा सबके सामने ला दिया। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्या उनसे कुछ राहत मिली या वो भी बस दिखावा था? देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के जरिए प्रांतीय स्तर पर कुछ हद तक उत्तरदायी शासन लाने की कोशिश की गई थी, जिसे डायरकी कहते हैं। लेकिन केंद्र में गवर्नर जनरल के पास ही सारे महत्वपूर्ण अधिकार बने रहे। ये सुधार भारतीयों के बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह नाकाफी थे। और रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ने तो इन सुधारों पर जैसे पानी ही फेर दिया। इन घटनाओं ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में ला खड़ा किया। और यहीं से शायद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 से 1922। स्रोत बताते हैं कि ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। हाँ, असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व था। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश सरकार और उसके संस्थानों से हर तरह का सहयोग बंद कर दें, पूरी तरह असहयोग। क्या क्या हुआ इसमें? छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े,
वकीलों ने अदालतें छोड़ी, लोगों ने सरकारी नौकरियां और उपाधियां त्यागी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और चरखे और खादी को स्वदेशी के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। जनता जुड़ गई मतलब। हाँ, ये आंदोलन काफी हद तक अहिंसक रहा, लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर में एक हिंसक घटना हो गई, जहां भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इससे दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अच्छा, वापस ले लिया। हाँ, फिर भी इसने आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया और कांग्रेस को सही मायनों में एक जन आधारित पार्टी बना दिया। इसका असर बहुत गहरा था। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। इसका भी जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। इसका मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच करने और सुझाव देने के लिए किया गया था। लेकिन विडंबना ये थी कि इस 7 सदस्यीय कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी नहीं। एक भी नहीं। ये भारतीयों का सरासर अपमान था कि भाई हमारे भविष्य का फैसला अंग्रेज करेंगे और हमसे पूछा तक नहीं जाएगा। सही बात है। इसीलिए जहां भी कमीशन गया, उसका काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों के साथ विरोध प्रदर्शनों से स्वागत हुआ। ये विरोध इस बात का प्रतीक था कि भारतीय अब अपने भाग्य का फैसला खुद करना चाहते थे। और इसी भावना को कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में एक ठोस रूप दिया। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। बिल्कुल, लाहौर अधिवेशन एक मील का पत्थर है। यहीं पर कांग्रेस ने पहली बार डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सीमित स्वशासन के लक्ष्य को छोड़कर पूर्ण स्वराज, पूरी तरह आजादी को अपना लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज, ये एक क्रांतिकारी कदम था उस समय। साथ ही ये भी तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसने लोगों में जबरदस्त जोश भर दिया। पूर्ण स्वराज के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांधी जी ने अगला बड़ा आंदोलन छेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, जिसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई। हाँ बिल्कुल, गांधी जी ने इस बार नमक को विरोध के प्रतीक के रूप में चुना। नमक एक ऐसी बुनियादी जरूरत की चीज थी जिस पर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा रखा था, जो गरीब अमीर सब पर बोझ डालता था। हाँ, नमक तो सभी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट के लिए लगभग 240 मील की पदयात्रा शुरू की। पैदल यात्रा? हाँ, पैदल। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा, एक मुट्ठी नमक बनाकर। इस प्रतीकात्मक कार्य का असर क्या हुआ, मतलब एक मुट्ठी नमक बनाने का? इसका असर बिजली की तरह पूरे देश में फैला। दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। देश भर में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी कर देने से इनकार किया, शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए और जंगल कानूनों का उल्लंघन किया। अच्छा, ये व्यापक हो गया। हाँ, और इस बार महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक और शांतिपूर्ण विद्रोह था। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। 1939 में युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भारत को भी इसमें शामिल घोषित कर दिया, वो भी भारतीय नेताओं से पूछे बिना। इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? इस एक तरफा घोषणा से भारतीय राष्ट्रवादी, खासकर कांग्रेस, बहुत नाराज हुए। उनका कहना था कि एक गुलाम देश किसी दूसरे देश की आज़ादी की लड़ाई में कैसे मदद कर सकता है। सही सवाल था। इस मुद्दे पर कांग्रेस शासित प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। युद्ध के दौरान अंग्रेजों पर दबाव बढ़ गया कि वे भारत की स्वतंत्रता की मांग पर ध्यान दें। मित्र राष्ट्रों, खासकर अमेरिका का भी दबाव था। और इसी दबाव और बढ़ते असंतोष के माहौल में 1942 में गांधी जी ने अंतिम और शायद सबसे बड़ा आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का चरम बिंदु था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, मतलब या तो आज़ादी हासिल करो या इस कोशिश में जान दे दो। करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को बंबई में प्रस्ताव पारित होते ही अगली सुबह अंग्रेजों ने गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, सबको जेल में डाल दिया। हाँ, लेकिन इस बार आंदोलन रुका नहीं। नेतृत्व के अभाव में जनता ने खुद आंदोलन की कमान संभाल ली। ये आंदोलन काफी हद तक स्वतः स्फूर्त था
और कई जगहों पर हिंसक भी हुआ। अच्छा, लोगों ने सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए, संचार लाइनों को उखाड़ दिया। कई जगहों पर समानांतर सरकारें भी स्थापित हो गई। अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचला, हजारों लोग मारे गए, लाखों गिरफ्तार हुए। लेकिन इस आंदोलन ने ये साफ कर दिया कि अब भारत पर ब्रिटिश राज के दिन गिने चुने रह गए हैं। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। युद्ध खत्म होने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका क्या उद्देश्य था? हाँ, युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। वो भारत को आजादी देने के लिए अब मानसिक रूप से तैयार थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना और भारत के लिए एक संविधान बनाने वाली संविधान सभा के गठन में मदद करना था। संविधान सभा बनी? संविधान सभा का गठन तो हो गया, जिसने बाद में भारत का संविधान बनाया, लेकिन इस समय तक मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पर पूरी तरह अड़ चुकी थी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसी दौर में सांप्रदायिक तनाव बहुत बढ़ गया था, जिसने आखिरकार देश के विभाजन का रास्ता तैयार किया। ये भारतीय इतिहास का सबसे दुखद पहलू है, सच में। जहां एक तरफ आजादी नजदीक आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रहे थे। खासकर बंगाल और पंजाब में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद स्थिति और बिगड़ गई। डायरेक्ट एक्शन डे? हाँ, सत्ता हस्तांतरण की बातचीत के साथ साथ विभाजन की मांग भी तेज होती गई। अंततः लॉर्ड माउंटबैटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया और उन्होंने ही विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मजबूरी में और कोई रास्ता ना देखकर स्वीकार कर लिया। और फिर आई वो रात, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि। भारत आजाद हुआ, लेकिन एक कीमत पर। देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ एक वादा। वो क्षण सच में विरोधाभासी भावनाओं से भरा था। एक तरफ सदियों की गुलामी से मुक्ति का अभूतपूर्व उल्लास था, जश्न था, तो दूसरी तरफ विभाजन की विभीषिका, लाखों लोगों का अपनी जड़ों से उखड़ना, भयानक हिंसा, दंगे और अनगिनत त्रासदियां। आजादी मिली, लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो ये थी भारत की आजादी की कहानी। 1757 में कंपनी राज की शुरुआत से लेकर 1857 के विद्रोह, कांग्रेस के गठन, नरम दल, गरम दल, गांधी जी के आंदोलनों और अंत में 1947 की आजादी और विभाजन तक का एक लंबा, जटिल और उतार चढ़ाव भरा सफर। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ राजनीतिक घटनाओं या बड़े नेताओं का लेखा जोखा नहीं है। ये